राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग राज्यसभा को शुरू किए थे और आज उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अनुच्छेद 83 में प्रावधान किया गया है संसद के दोनों सदनों की अवधि या कार्यकाल से संबंधित, कि संसद के दोनों सदन कहने का मतलब कि राज्यसभा एवं लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा। लेकिन अभी हम लोग राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से हम लोग राज्यसभा की अवधि या कार्यकाल कितनी होती है तो उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वह है अनुच्छेद 83 का 1। तो आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद 83 के 1 के तहत कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि यह कभी भंग या विघटित नहीं होता है। तो आइए इसे समझते हैं कि भंग या विघटित नहीं होता है का मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता है। तो अब यहां से अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। इसी वजह से राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, अर्थात यह निरंतर चलने वाली सदन है, लगातार चलने वाली सदन है। तो इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की अवधि या कार्यकाल कितनी होती है, तो इसकी कोई अवधि या कार्यकाल नहीं होती है, क्योंकि कभी भी यह समाप्त ही नहीं होता है, कभी भी इसे भंग या विघटित नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से इसकी कोई कार्यकाल नहीं होती है, अर्थात यह कभी समाप्त ही नहीं होती है। तो फिर क्या लिखा है कि बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहां कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी विघटित या भंग नहीं होता है, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं का मतलब कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, या फिर हम यूं कहें कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। तो जब हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यह 1/3 सीट खाली होता है, तो इसका मतलब यह 1/3 सीट को फिर से भरा जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है कि ये सीटें कहने का मतलब कि यह जो 1/3 सीट खाली हो रही है, तो ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती है और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य शामिल होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य अर्थात चुने गए सदस्य, और दूसरा मनोनीत सदस्य। और मनोनीत किनके द्वारा किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और वो जो निर्वाचित होते हैं तो वह राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि यह जो 1/3 सीट जो भरा जाएगा, तो उसे किन तरीकों से भरा जाएगा, तो उसे 2 तरीकों से भरा जाएगा। एक चुनाव के द्वारा, ठीक है, और दूसरा कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है ना। तो हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन अर्थात नॉमिनेशन, जिसे हम कहते हैं मनोनीत करना, तो हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो उसके भी द्वारा यह 1/3 सीट को भरा जाता है, अर्थात इस 1/3 सीट को 2 तरीके से भरा जाता है, एक चुनाव के द्वारा और एक मनोनीत के द्वारा। तो यहां देखिए, राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में
तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि यहाँ क्या लिखा है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो जब हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे वर्ष की शुरुआत में, है ना। तो दूसरे वर्ष की समाप्ति के बाद तीसरे वर्ष की ही शुरुआत होती है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, और कितनी ही बार वह नामित हो सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। तो वही कहने का मतलब हुआ कि यह जो सेवानिवृत्त सदस्य हैं तो वह किसी भी प्रक्रिया के द्वारा राज्यसभा में फिर से जा सकते हैं। किसी भी प्रक्रिया कहने का मतलब 2 प्रक्रिया के द्वारा, या तो चुनाव के द्वारा या मनोनीत के द्वारा। अब चलिए बात करते हैं कि यह तो था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में हम लोग समझे। तो लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी समाप्त ही नहीं होता है। लेकिन अब इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 83 के 1 के अंतर्गत ही एक दूसरा पॉइंट है, वह यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, दोनों प्रश्न में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो फिर से इस प्रश्न को हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वह 6 वर्ष का होता है। तो आइए अब इसके बारे में समझते हैं, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल के बारे में समझते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया था कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तो यह संविधान ने निर्धारित नहीं किया था, बल्कि संविधान ने इसे संसद पर छोड़ दिया था कि आप ही निर्धारित कीजिए। तो तब जाकर संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है, तो वह किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, तो वह संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है। किस अधिनियम के आधार पर, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसी अधिनियम के आधार पर संसद ने यह निर्धारित किया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होना चाहिए। फिर बात करें कि यह जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को 2 अधिकार प्रदान किए गए। मतलब इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को 2 अधिकार जो प्रदान किया गया, वह किससे संबंधित, तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित राष्ट्रपति को 2 अधिकार प्रदान किया गया। तो कौन कौन सा, तो पहला जो राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया इस अधिनियम के द्वारा, तो वह यह था कि पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कम करने का अधिकार किसे दिया गया, तो वह राष्ट्रपति को दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा। कि पहली राज्यसभा कहने का मतलब कि 1952 में जो राज्यसभा का गठन किया गया था और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो वही पहली राज्यसभा में जो भी सदस्य थे, तो उन सदस्यों का कार्यकाल को कम करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया। और राज्यसभा का जो पहला बैच था, उसमें यह तय हुआ कि राज्यसभा के सदस्यों को सेवानिवृत्त जो किया जाए, तो वह लॉटरी के आधार पर किया जाए। जिसके नाम का लॉटरी निकलेगा उसे सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति को इस अधिनियम के द्वारा जो दूसरा अधिकार प्रदान किया गया, तो वह है कि राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का भी अधिकार दिया गया। शासित करने का मतलब क्या है कि यह जो सेवानिवृत्ति जो होंगे, तो उसे कंट्रोल किया जाए, उसे नियंत्रित करने वाले प्रावधान बनाया जाए। तो यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। और इसी के तहत क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल आदेश 1952 पारित किया। और
फिर तब से क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष ही चल रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि यदि राज्यसभा के किसी सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त होता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि राज्यसभा के किसी सदस्य का स्थान जो है या तो उसके त्यागपत्र या उसकी मृत्यु के वजह से रिक्त होता है, तो उस स्थान की रिक्ति को कैसे भरा जाएगा? तो उसके लिए क्या होता है, चुनाव कराया जाता है और उस चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उपचुनाव कहा जाता है। जब भी किसी संसद के सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। तो उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति पूरे कार्यकाल अर्थात पूरे 6 वर्ष तक वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है। तो अभी आप लोग पढ़े कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो आइए अब इसे समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बना है। ठीक है, तो जब वह राज्यसभा का सदस्य बना तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का। जिस तिथि को वह राज्यसभा का सदस्य बनेगा उस तिथि से उसका 6 वर्ष का कार्यकाल माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वह व्यक्ति 2 साल राज्यसभा का सदस्य रहता है और उसके बाद किसी कारण से उसका पद, उसका स्थान, जो उस व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाता है। राज्यसभा में उस व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाता है 2 साल कार्य करने के बाद, 2 साल राज्यसभा में सेवा देने के बाद उस व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाता है। तो जब रिक्त हुआ तो अब क्या होगा, इस रिक्त पद को भरने के लिए उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाएगा इस सीट के लिए, तो वह चुना गया व्यक्ति, यह जो बचा हुआ 4 साल है, ठीक है, यह जो बचा हुआ 4 साल है, तो इसी 4 वर्ष के लिए वह राज्यसभा का सदस्य रहेगा। पूरे 6 वर्ष के लिए वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा। जबकि हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में इससे अलग पढ़े थे। वहाँ पढ़े थे कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त होता है बीच में, तो फिर चुनाव कराने के बाद जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो वह उस तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति रहता है। लेकिन संसद के सदस्य के मामले में इस तरह का प्रावधान नहीं है, बल्कि उपचुनाव के द्वारा जो यह पद भरा जाता है तो उस तिथि से जितना समय बच गया है तो बस उतने ही समय के लिए वह संसद का सदस्य रहता है। तो संसद का सदस्य रह कहने का मतलब या तो वह राज्यसभा का सदस्य या फिर लोकसभा का सदस्य। लेकिन अभी हम लोग राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा पे ही हम लोगों का ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 84 की। अनुच्छेद 84 में संसद सदस्यों की अर्हताएं या योग्यताएं के बारे में बताया गया है। तो संसद सदस्य, तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य, या तो वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य। तो कहने का मतलब यह हुआ कि संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या संसद का सदस्य चुने जाने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अभी हम लोग लोकसभा की इसके अंतर्गत बात नहीं करेंगे, सिर्फ राज्यसभा की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ हेडिंग है कि राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएं या योग्यताएं, अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, अर्थात वह कम से कम 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा जो योग्यता है वह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अर्थात चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में विहित प्रारूप में शपथ लेनी होगी। तो यह तीसरी योग्यता क्या है, तो ध्यान से इसे समझिए कि यह है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के लिए अगर वह चुनाव लड़ना चाहता है,
ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो वह व्यक्ति निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त किया जाता है तो उस व्यक्ति के समक्ष उसे शपथ लेना होगा। ठीक है, और जो शपथ वह लेगा तो उस शपथ का प्रारूप कहाँ पर है, तो वह अनुसूची 3 में है। संविधान के अनुसूची 3 में इसके शपथ के प्रारूप को शामिल किया गया है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि यह जो शपथ वह लेगा इस समय, तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद नहीं लेगा, बल्कि यह जो शपथ का प्रावधान किया गया है वह राज्यसभा का सदस्य बनने से पहले का प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने से पहले उसे निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होगा। तो यह सब योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, तभी वह राज्यसभा का सदस्य या राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य है। फिर बात करते हैं कि चौथी योग्यता की, तो वह है कि उसके पास संसद द्वारा निर्धारित की गई योग्यताएं हो। अब संसद द्वारा निर्धारित की गई योग्यताएं क्या है, तो उसके बारे में यहाँ देखिए लिखा गया है। यहाँ देखिए लिखा गया है कि संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की है। निम्नलिखित योग्यता, संसद सदस्यों कहने का मतलब चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, तो दोनों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की है। तो फिलहाल हम लोग अभी राज्यसभा के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 तरह की योग्यता निर्धारित की गई है। पहला है कि उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं कि उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ किसे डिनोट किया जा रहा है, कि जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जो व्यक्ति राज्यसभा का उम्मीदवार है या राज्यसभा का प्रत्याशी है, ठीक है, उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो अब फिर से बात करें कि उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मतदाता सूची में होना चाहिए जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से वह चुनाव लड़ना चाहता है। इसे दूसरे शब्दों में समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बिहार राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को बिहार राज्य का निवासी होना होगा। लेकिन क्या है कि वर्ष 2003 में राज्यसभा के निर्वाचन के लिए इस तरह की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। इस तरह की बाध्यता को समाप्त कर देने का मतलब क्या हुआ कि वर्ष 2003 से अब यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उस राज्य का निवासी होने की आवश्यकता नहीं है। उसे उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में उसे पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है मतदाता के रूप में। तो इसे दूसरे शब्दों में समझिए कि वर्ष 2003 से यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति बिहार राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार राज्य का ही निवासी होना चाहिए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है तो भी वह बिहार राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई बिहार का व्यक्ति चाहे तो वह गुजरात से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो इस तरह का प्रावधान वर्ष 2003 से किया गया है। अब चलिए दूसरा जो प्रावधान है, दूसरी जो योग्यताएं निर्धारित की गई है संसद के द्वारा, तो वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में
अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। तो यह मतलब साफ है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे क्या होगा कि किसी राज्य, भारत के किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और भी आपको समझना चाहिए कि ये जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं तो वह जो अनारक्षित सीट है, अर्थात जो सीट आरक्षित नहीं है, तो उस अनारक्षित सीट पर भी वह चुनाव लड़ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 89 की। तो इसके अंतर्गत राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि राज्यसभा के दो प्रमुख अधिकारी अर्थात दो पीठासीन अधिकारी होते हैं। कौन कौन? तो एक सभापति और दूसरा उपसभापति। यहाँ ब्रैकेट में जो देखिए लिखा गया है कि पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है? प्रमुख अधिकारी। आइए इसे हम लोग समझते हैं कि जैसे हम कहें कि अगर हम पीठासीन अधिकारी की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का सभापति होता है, अर्थात राज्यसभा का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो वह सभापति होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त है या सभापति की किसी कारण से अनुपस्थिति है सदन में, तो उस स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, अर्थात उस समय राज्यसभा के वो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अब इसे दूसरे शब्दों में समझिए कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति करता है। लेकिन अगर किसी कारण से राज्यसभा की सभापति का पद रिक्त हो या फिर किसी कारण से अनुपस्थिति हो, तो उस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो यही था पीठासीन अधिकारी का मतलब। तो इसी वजह से कहा गया कि राज्यसभा के दो प्रमुख अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं, और वह कौन कौन? तो एक है सभापति और दूसरा उपसभापति। तो चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सभापति की, जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति करता है। जब हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़े थे तो वहां पर भी इस बात को पढ़े थे कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। और यह जो सभापति होते हैं, या हम कहें कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति भले ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो जब राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता है, तो इस तरह से राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, अब सभापति कहने का मतलब कि बार बार हम डिनोट करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है? यह बात आपको खुद ही समझ जाना है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो वह 5 वर्ष का होता है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए कि यहाँ सर आपने पढ़ाया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन अभी हम आपको क्या कहें कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। तो जब राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं तो इसी वजह से उनका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होगा, बल्कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो वह 5 वर्ष का होता है। चलिए अब बात करते हैं
कि ऐसे तो उपराष्ट्रपति के बारे में ही जब आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं तो सभी बात सभापति से भी आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं। तो जब हम उपराष्ट्रपति को पढ़े तो इसका मतलब हम सभापति को भी पढ़ लिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातों को यहाँ लिखा गया है कि आपको अलग से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति नहीं होती है बल्कि उसका चुनाव होता है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति उसके सभापति होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। इसलिए तो मान लीजिए कि अगर हम कहें कि राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है, तो वह चुनाव होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। तो इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। तो यह कोई न्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति में ही इस बात को हम लोग समझ चुके हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। अब चलिए बात करते हैं कि राज्यसभा की शक्ति एवं कार्य के बारे में। तो एक लाइन में अगर कहें तो इसकी शक्ति एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। और जब हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल से जान लेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां एवं कार्य है, तो उसी समय हम लोग समझ लेंगे कि राज्यसभा के सभापति की भी वही शक्तियां एवं कार्य है। लेकिन फिर भी दोनों में दो अंतर हैं, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति में दो अंतर हैं। क्या वह दो अंतर क्या क्या है? तो पहला है कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय का अधिकार नहीं है। तो आइए इसे समझते हैं कि देखिए कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, तो यह तय करने का अधिकार किसे है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष को है और उसका निर्णय ही अंतिम होता है। तो इस तरह से राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वह राज्यसभा के सभापति की जो शक्तियां हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष से भिन्न है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को यह शक्तियां दी गई है लेकिन राज्यसभा के सभापति को यह शक्तियां नहीं दी गई है। दूसरी अंतर की अगर हम बात करें तो वह यह है कि राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी नहीं करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। तो इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि राज्यसभा की शक्ति एवं कार्य जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही है, लेकिन फिर भी दोनों में दो अंतर हैं। तो वह दो अंतर यही है। इसके बावजूद एक अलग से भी आप लोग यह पॉइंट जान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि संसद की किसी कार्यवाही में या संसद में अगर कोई विधेयक, संसद कहने का मतलब यहाँ अगर हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक पर राज्यसभा के सभापति को मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस विधेयक पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट, दोनों के मत अगर समान हो जाते हैं तो उस स्थिति में राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। यह बात हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह से अलग से इसे जान लीजिए। अब चलिए बात करते हैं उपसभापति के बारे में, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनता है। यानी राज्यसभा जो है या राज्यसभा के सदस्य जो हैं वह अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को वह राज्यसभा का उपसभापति चुनता है। ठीक है, फिर बात करें कि यदि किसी कारण से उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से नया उपसभापति चुन लेता है। तो इस पूरे पॉइंट को फिर से एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को राज्यसभा का उपसभापति चुनता है। ठीक है, कोई व्यक्ति उपसभापति बन गए, लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश उपसभापति का पद रिक्त हो जाए, तब क्या होगा उस स्थिति में। तो उस स्थिति में राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही फिर से नया
उपसभापति चुन लेगा। तो यह प्रावधान किया गया है किसके तहत? तो अनुच्छेद 89 के तहत किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि इस तरह से हम क्या समझे कि जब हम बार बार यह कहें कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को अपना उपसभापति चुनता है, तो इस तरह से राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। और इस तरह से राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। थोड़ी थोड़ी पॉइंट ही है लेकिन समझने वाली बात है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 90 के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो वह है कि राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति की, अर्थात राज्यसभा के उपसभापति किन्हीं 3 कारणों से अपने पद को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि राज्यसभा के सभापति के पद की रिक्ति कैसे होती, उसे आप नहीं पढ़ाए। तो ऐसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति में हम इन बातों को पढ़ा चुके हैं कि इनके पद की रिक्ति कैसे होती है, तो आप उस चैप्टर को जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो अभी बात को समझाएंगे तो वह बात इस पर भी मान्य होगा। जैसे अगर हम बात करें कि सिर्फ पहला बात जो है वह मान्य नहीं होगा, तो पहला क्या है कि राज्यसभा के उपसभापति के बारे में कहा जा रहा है कि यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए तो यह बात राज्यसभा के सभापति पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उपसभापति की, तो अगर राज्यसभा से उसकी सदस्यता ही समाप्त हो जाए, ठीक है, राज्यसभा का वह सदस्य ही ना रहे, तो इस तरह से क्या होगा कि वह राज्यसभा का उपसभापति नहीं रहेगा, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए उसे सबसे पहले राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश या उसका कार्यकाल ही अगर पूरा हो जाता है, ठीक है, तो राज्यसभा का जब वह सदस्य ही नहीं रहेगा तो इस तरह से वह राज्यसभा का उपसभापति नहीं रह सकता है। दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण यह है कि यदि राज्यसभा का उपसभापति सभापति को, मतलब राज्यसभा के सभापति को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे, ठीक है, अभी मान लीजिए कि उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यदि उपसभापति राज्यसभा के सभापति को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे तो उस तरीके से भी राज्यसभा के उपसभापति अपना पद त्याग सकते हैं, अर्थात त्यागपत्र के द्वारा, ठीक है। तो चलिए त्यागपत्र से ही बात जब आई तो यहाँ देखिए एक बॉक्स बनाया गया है, इसमें लिखा गया है कि सभापति अपना त्यागपत्र, अर्थात राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, जबकि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं यह अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि वह है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है। तो देखिए यह जो पहला पॉइंट था वह था उसके पद की रिक्ति से रिलेटेड, दूसरा जो पॉइंट था वह था त्यागपत्र से रिलेटेड, और तीसरा जो पॉइंट है वह है विमुक्ति से रिलेटेड। विमुक्ति कहने का मतलब कि यदि उसके कार्यकाल के दौरान ही उसके पद से उसे हटा दिया जाए, ठीक है। तो उसके पद से उसे कैसे हटाया जाता है? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव अगर पारित कर दिया जाए तो राज्यसभा के उपसभापति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। जिस तिथि को यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसी तिथि को राज्यसभा के उपसभापति को अपना त्यागपत्र देना होता है। लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना होगा, मतलब 14 दिन पहले ही राज्यसभा के उपसभापति को यह सूचना देना होगा कि हम आपके विरुद्ध जो है राज्यसभा में, मतलब क्या कौन सा प्रस्ताव ला रहे हैं, तो आपको हटाने से संबंधित प्रस्ताव ला रहे हैं, और इस तरह का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो
राज्यसभा के सभापति को भी इसी तरीके से हटाया जाता है, और यह बात हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग समझे कि राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति या त्यागपत्र या विमुक्ति कैसे होती है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।